हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो अक्सर ही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो जाते होंगे। बोर तो नहीं होना है, क्योंकि गोल बहुत बड़ा है आपका। आपको यूपीएससी सीएससी क्रैक करना है, लेकिन हाँ, थोड़ा मोनोटोनस जरूर हो जाता है। तो मैं अक्सर ऐसे सेशंस लेकर आती हूँ आपके लिए, जिससे आप थोड़े से एनर्जाइज हो जाए, थोड़ा आप में ऊर्जा का फिर से संचार हो जाए और आपकी इच्छा शक्ति, आपका विल पावर थोड़ा और मजबूत हो जाए और आप और दुगने जोश के साथ आप अपने रास्ते में आगे बढ़ते चले जाएं। सभी रुकावटों को किनारे करके, जितने भी रास्ते में उबड़ खाबड़ कितने भी रास्ते हों, उन सबको पार करते हुए आपको वहां तक जाना है। तो सब कुछ आपकी सोच पर है। इसी में आज आपका ये सेशन है कि आपकी सोच ही सब कुछ है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। और आज के सेशन में मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आई हूं, जिन्होंने शुरुआती असफलताओं से हार नहीं माना, जिन्होंने जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी छोटा समझते हुए, बिना घबराए उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़ते चले ही गए। और जब आप चलते जाओगे तो सफलता जरूर मिलती है। बस रुकना नहीं है। तो माइंडसेट ऑफ हाई अचीवर्स, इसके तहत मैं कुछ लोगों के बारे में आज आपसे बात करूंगी और आपको भी बताऊंगी कि आपको किस तरह से अपने भीतर इन बातों को उतारना है। और कभी कभी जब निराशा घर करने लग जाती है आपके मन के भीतर, तो कैसे उससे उबरना है, कैसे ऊपर आना है और कैसे आगे आपको बढ़ना है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी, जिनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है आपकी तैयारी में। जीएस पेपर 1 में महात्मा गांधी, जीएस पेपर 4 में महात्मा गांधी, और आपके एसे में भी कई बार महात्मा गांधी की लाइंस दे दी जाती हैं। तो गांधी जी आपके लिए सिर्फ एक नेता नहीं थे, एक आंदोलनकारी ही नहीं थे। गांधी एक चिंतक थे, और एक चिंतक के तौर पर गांधी पर हर तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 4 और आपका एसे। और इसके साथ साथ गांधी आपके लिए बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आपके लिए वो काम करते हैं। अब तो वो बोलते हुए आप नहीं सुनते हो, लेकिन उनकी लिखी हुई बातों को आप पढ़ते रहते हो और उनसे रोज आपका रूबरू होता है। आप आजकल पता नहीं कौन कौन रेलवे स्टॉल पर बुक्स बिकती रहती हैं। बहुत सारे मोटिवेटर्स आ गए हैं आजकल। दुनिया में लोग फ्रस्ट्रेट ज्यादा हो रहे हैं, तो बहुत सारे इस तरह के स्पीकर्स भी आ गए हैं जो बोलते रहते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप पढ़ें, उन चिंतकों को पढ़ें जो भारत में शुरू से ही जिनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो इसमें जैसे विवेकानंद का कर्म योग पढ़ो। आपकी सारी उदासी, सारा निराशा, सब आलस से सब कुछ दूर हो जाता है उससे। तो उसी में से कई ऐसे चिंतक जो हैं हमारे यहाँ पे, उसी में एक महात्मा गांधी भी हैं, और महात्मा गांधी की आलोचना करने वाले बहुत करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी की आलोचना वही करते हैं, गांधी को वही क्रिटिसाइज करते हैं जो गांधी के बारे में नहीं जानते, पूरी तरह गांधी के बारे में नहीं जानते। और क्योंकि एक इतिहास की विद्यार्थी होने के नाते मैंने शुरू से गांधी को पढ़ा, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं गांधी से बहुत प्रभावित रहती हूँ। तो गांधी की लाइन है कि यदि मैं आश्वस्त हूं, ये स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करिएगा, यदि मैं आश्वस्त हूं, हाँ जी, तो यदि मैं आश्वस्त हूं कि मैं यह कर सकता हूं, यदि मैं यह आश्वस्त हूं कि मैं यह कर सकता हूं, तो निश्चित ही इसे हासिल करने की क्षमता हासिल करूंगा। तो निश्चित ही इसे हासिल करने की क्षमता
हासिल करूंगा, अगर मैं ये आश्वस्त हूं कि मैं ये कर सकता हूं, तो भले ही शुरुआत में यह मेरे पास नहीं है, लेकिन वो मुझे मिलेगा जरूर अगर मैं खुद ये सोचता हूं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये पा सकता हूं। तो गांधी ने ही कहा था कि व्यक्ति अपने विचारों का उत्पाद होता है। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो आप। तो जैसा सोचोगे वैसा ही बनकर निकलोगे। तो क्यों ना आप सकारात्मक सोचो हमेशा। और एक बार जो आपने मन में ठान लिया है, एक बार जो आपने मन में सोच लिया है, तो उसको सिर्फ सोचो मत, उसको करके दिखाना है। तो वही हाई अचीवर्स होते हैं, जो सिर्फ अपने लिए सपने देखते नहीं हैं, वो उन सपनों तक पहुंचते भी हैं। ठीक है, तो पंख से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, बहुत कॉमन लाइन हो गया है, तो मुझे डायलॉग नहीं मारना है। लेकिन हाँ, मुझे आज आपको थोड़ा सा, मतलब ऊर्जावान तो आप पहले से ही हैं ही, आपके भीतर थोड़ा और भर देना है, आपके भीतर थोड़ी और शक्ति का संचार कर देना है। और बस इसीलिए मैं बीच बीच में ऐसे बहुत सेशंस लेकर आती रहती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, आपका बहुत प्यार मिलता है मेरे इन सेशंस को। तो गांधी ने यही कहा था। तो आपको क्या करना है कि सोच का जो है सफलता से गहरा संबंध है। और ये बिल्कुल सिर्फ गांधी ही नहीं, आप अरस्तु की बात करें, सुकरात की बात करें, आप विवेकानंद की बात करें, सबने ही कहीं ना कहीं ये बात कही है। तो हमारे आसपास और हमारे भीतर भी दो तरह की एनर्जी होती है, दो तरह की, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ये दोनों, ये पूरी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे वायुमंडल में इस तरह की एनर्जी जो है घूमती रहती है, संचरित होती रहती है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो अब इसमें आपको कौन सा चाहिए? आपको ये चाहिए या फिर ये चाहिए? तो ये आप चूज नहीं करते हो, ये कहीं ना कहीं माहौल होता है, कुछ आपके इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं घटती हैं, आप वैसा ही फिर सोचने लग जाते हो। पर कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक आवाज आती है हमेशा, जो आपको एक आपकी अपनी दिशा को बदलने के लिए कहता है, अपनी सोच को बदलने के लिए कहता है। वो आवाज बहुत धीमी होती है, बाहर शोर बहुत ज्यादा है, वो आवाज बहुत धीमी होती है, और उस आवाज को जो सुन पाते हैं वो अपने को बदल लेते हैं। तो इसी को हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। तो आपके जीएस पेपर 4 में है ना, आपके जीएस पेपर 4 में अभी क्वेश्चन आया था आपका 2019 में, अंतरात्मा के संकट से आप क्या समझते हैं। तो आप जब भी कुछ करने जाते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है, और वो जो उपनिषद की लाइन है ना, उपनिषद जो कहता है, उपनिषद, शंकराचार्य, मैं इन लोगों की फिलॉसफी में शंकराचार्य के दर्शन को भी वेदांत कहा गया, उपनिषदों को भी वेदांत कहा गया, और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत विश्वास है इस दर्शन में, वेदांत दर्शन में। तो शंकराचार्य कहते हैं कि वो जो ब्रह्म है उसका अंश हम सब में विद्यमान है, यही उपनिषदों ने कहा, हम सब में विद्यमान है, और अंततः अंत में जाकर वही विलीन हो जाता है। हमारे भीतर से जो एनर्जी निकलती है वही जाकर विलीन होती है। तो वही जो अंश है आपके भीतर, वही हमेशा आपको राइट पाथ दिखाता है। तो क्या होता है कि हमेशा जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो, आप महसूस करते हो, रियलाइज करते हो, तो फिर आप अपनी दिशा बदल देते हो। और जैसे ही आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हो, आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और यही पॉजिटिव एनर्जी आपको शक्ति देती है, स्ट्रेंथ देती है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए, सकारात्मक बनाइए, और इस सकारात्मक सोच के साथ जब आप चलेंगे तो आपको बाहर का शोर प्रभावित नहीं करेगा। ये आलोचनाओं का दौर है, और लोग प्रशंसा कम, आलोचना ज्यादा करते हैं। उनसे घबराना नहीं है,
आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हाँ नहीं नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपको और आगे जाना है, और ईमानदारी से वो आपको कुछ सलाह दे दे। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। ज्यादातर लोग आपकी टांग खींचने वाले हैं और वो कहेंगे हैं आईएएस बनने चले हैं। तो मैं ही इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूं और आप ये समझ लो कि बहुत सारी आलोचनाएं मेरी होती हैं। आप ही लोगों में से कई लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ज्यादातर लोग, अगर जैसे मान लो कि 10 कमेंट है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें मैं देखती हूँ कि 7 लोगों का अच्छा होता है और 3 लोग बुराई कर रहे होते हैं, तो इनको इग्नोर करके चलती हूँ मैं। वैसे ही आपको भी जो आपकी टांग खींचते हैं उनको इग्नोर करते हुए, और ये मन में ठान कर कि नहीं मैंने जो पाथ चूज किया है ये सही है, राइट है और मैं वहां तक पहुंचूंगा। तो आप ये मत सोचो कि आपको ये बिल्कुल ऐसे एक रास्ता मिल जाएगा। ये मत सोचो कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट मिल जाएगा आपको और आप बढ़ते चले जाओगे, यहां आपका गोल रखा है। आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा, रास्ता खुद बनाना है। तो अब जैसे ही आप एक स्टेप बढ़ते हो तो दूसरे स्टेप के लिए भी आपको सोचना है। तो चलो एक स्टेप बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी रोशनी मिली, फिर दूसरा स्टेप बढ़ाने के लिए थोड़ी आपको रोशनी मिली, तो आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप चलते चले जाते हो। तो जो लोग कहते हैं कि विजन एकदम क्लियर होना चाहिए, तो विजन क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल रास्ता दिखते रहना चाहिए, नहीं। विजन क्लियर होने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, और वहीं जाने के लिए आप रास्ते बनाओगे। ऐसे नहीं कि कभी इधर गए कभी इधर गए, फिर ऐसे गए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर थोड़ा ऐसे गए, ऐसे नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप, आपको एक ही कदम अभी दिख रहा है कि आप अभी एक ही कदम बढ़ा सकते हो, उतना ही बढ़ाओ, फिर रास्ता बनाओ, लेकिन आपको उसी दिशा में चलना है जहां पर आपका गोल है। तो आप आईएएस बनना चाहते हो या फिर एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हैं अपने जीवन में, आपको बस ये सोच कर कि मुझे बनना है, मुझे करना है, और बस उसी दिशा में आपको आगे बढ़ते जाना है, बिना जो है कंफ्यूजन के, बिना भ्रम के। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि बहुत सारे लोगों ने जो शुरू में ही सोच लिया वही बन गए। भटकाव भी आता है जीवन में, और कई बार हम लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि हमें करना क्या है। जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, केएफसी वाले हैं, मैकडी वाले हैं, केएफसी वाले, मैकडी वाले, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन शुरू में ये बहुत ही क्लियर नहीं थे कि हमको यही बनना है, लेकिन इनको बस यहां माइंड में ये था, उनकी सोच में कहीं ना कहीं ये था कि हमको कुछ तो करना है, हमको कुछ करना है, और उसके लिए वो रास्ता तलाशते रहे। ऐसा नहीं है कि वो बैठे हुए थे ऐसे लेकर, प्लेट लेकर और ऊपर से टपक गया, ऐसा कुछ भी, सफलता ऐसे मिलती ही नहीं है। तो चलिए इसी में मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको मनोज कुमार राय की। अभी तो साफिन हसन, टीना ढाबी, इन लोगों की बात करते रहते हो आप लोग। अभी जितने भी नए आईएएस बने हैं लोग, उनकी चर्चा होती रहती है। आज की डेट में वो लोग किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं, तो उन सब को आप जानते हैं। हो सकता है आप इनके बारे में भी जानते हो। वैसे ये 2010 के बैच के हैं, ये 2010 के बैच में इन्होंने जो है चौथी बार में ये सफलता पाई थी इन्होंने। तो ये मनोज कुमार राय को देख रहे हो आप, ये बिहार के बहुत इंटीरियर जगह है सुपौल, ये वहाँ से ये बिलोंग करते हैं, और ये दिल्ली आए थे। ये दिल्ली आए थे 1996 में स्कूलिंग करने के बाद, और दिल्ली इनको अच्छा लगा, वहीं पर ये रह गए। तो ये क्या करते थे कि जेएनयू में कुछ सप्लाई वप्लाई करते थे, ऐसे ही राशन वाशन टाइप की चीज़ें। तो वहाँ पर इनको कुछ बिहार का ही कोई मिला, जेएनयू तो पता ही है आपको, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको बिहारी मिलेंगे।
तो इसलिए मिलेंगे क्योंकि वो स्टूडियस होते हैं और उनको कोई रिसर्च कर रहा है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है। जेएनयू एक सेफ कैंपस होता है उनके लिए, जहाँ पर आराम से मिल गया है हॉस्टल और आगे की राह बनाते रहो। तो इसी तरह से इनको जेएनयू में कोई इनका फ्रेंड मिला और उसने इनको बोला कि तुम आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर लो अपनी। तो फिर इन्होंने प्राइवेट से और विंडो कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। और जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे उस दौरान इनका काम यही था अंडे बेचते थे, रेहड़ी लगाते थे, अंडे बेचते थे ये, और ऐसी कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें ये बेचा करते थे रोड साइड में। और जेएनयू में भी इसी तरह की चीजें सप्लाई करते थे ये। उसी फ्रेंड ने इनको कहा कि तुम आईएएस की तैयारी करो। तो ये कहते हैं कि मैं कुछ देर तक सोचने लग गया कि क्या मैं आईएएस बन सकता हूं। फिर भीतर से एक आवाज आई कि क्यों नहीं, और इसके बाद इन्होंने तैयारी शुरू की। और जब इन्होंने तैयारी शुरू की तो जैसे पहली बार, क्योंकि इन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी, सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी, तो पहली बार जो इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होता है उसी में फेल हो गए। दूसरी बार में मेंस ही नहीं क्लियर हुआ। तीसरी बार में इनका इंटरव्यू ही नहीं क्लियर हुआ। तो इसी तरह जो लास्ट जो इनका अटेम्प्ट, जो इन्होंने चौथा, लास्ट नहीं था, 30 ईयर्स के हो गए थे ये, और इन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी नहीं करता हूं तो बस 33 मेरा लास्ट एज है और जल्दी ही मेरा एज ओवर हो जाएगा। तो चौथा अटेम्प्ट इन्होंने दिया तो काफी इन्होंने सोचा, अपनी स्ट्रैटेजी बदली, और उसके बाद इन्होंने चौथा अटेम्प्ट अपना दिया और ये क्वालिफाई हुए। अभी ये ऑर्डिनेंस जो डिपार्टमेंट है एक, उसमें ये पोस्टेड हैं ये। अभी ऐसे नहीं है, अभी इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल गई है, पर मुझे यही फोटो इनकी अच्छी लगी। तो इनके मन में एक बार भी ये बात नहीं आई कि मैंने रेगुलर कॉलेज नहीं किया है, मेरा जो है बेस जो है वो कमजोर है, मैं शायद नहीं कर सकता। इनके मन में ये बात नहीं आई। 3 असफलता के बाद भी इनकी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं पड़ी और ये तैयारी करते रहे। तो इसी को कहते हैं सोच। हार नहीं माना इन्होंने, और मुझे बहुत प्रभावित किया इनकी सफलता की कहानी ने। और आप सब लोगों में से कई लोग जानते होंगे इनके बारे में, और जो नहीं जानते हैं आपको सीखना चाहिए इनसे। जो लोग ये कहते रहते हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो लोग इस डिलेमा में पड़े रहते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं उससे कमज़ोर हूँ, ये सब माइंडसेट है अभी जितने भी हमारे पूर्वांचल वाले स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जिन्होंने अपने इस मीडियम को, हिंदी को, जिन्होंने अपना बाधा नहीं बनने दिया, उन सब ने सफलता पाई है, सब ने ही पाई है। तो ये आपको भी हमेशा अपने मन में इन सब बातों को हटाकर और सीधा आपको इस पर अपने उसको केंद्रित करना चाहिए कि मुझे एक रैंक लेना है। टॉपर्स जो टॉप 10 निकलते हैं, जिनके बारे में अखबार बात करते रहते हैं, बाकी लोगों के बारे में नहीं बात करते। तो ठीक है, मैं टॉप 10 में नहीं आऊंगा तो क्या हुआ, मुझे सेलेक्ट होना है। और सेलेक्ट होने के बाद भी कई बार लोग अपने रैंक को इम्प्रूव कर लेते हैं, अपने रैंक को सुधार लेते हैं। तो रिजेक्शन को जो याद रखता है वही सफल होता है। रिजेक्शन से आपके भीतर निराशा नहीं आनी चाहिए। अपने क्या वजहें रही आपकी रिजेक्शन की, क्यों नहीं आप सफल हुए, वहां पर आप सेल्फ एनालाइज करें, आत्मविश्लेषण करें और फिर उसी तरह से आप आगे बढ़ें। जैसे ही आप सेल्फ एनालाइज शुरू करते हो, आपको ये महसूस होने लग जाता है कि क्या कमी है, कहाँ कमी रह गई, आपको पता चल जाता है। मैंने कहा ना, अंतरात्मा वो बताती है आपको हमेशा
कभी सुनो, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करोगे तो सुनाई भी पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी को सुनाई नहीं पड़ता, किसी किसी को ही सुनाई पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हर व्यक्ति को महसूस होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने माइंड को ज्यादा अप्लाई कर देते हैं और दिल की आवाज को नहीं सुनते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की नजर में हम एक्सक्यूज देते हैं अपनी असफलता का, और उस एक्सक्यूज को धीरे धीरे हम अपने लिए भी सच मान लेते हैं, और फिर हमें लगता है कि नहीं यही सच है। तो वो सच नहीं होता। सच वो होता है जो आप आंख बंद करके महसूस करते हो, और जब तक आप अपनी उस कमियों को महसूस नहीं करोगे, सुधारोगे नहीं, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। जब तक वो कमी, जिस कमी की वजह से आप रिजेक्ट हुए हो, जब तक उसको नहीं सुधारोगे तब तक कैसे सफलता मिलेगी। और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कमी तो ठीक है, वो कमी हो गया आपका दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर कई बार आता है कि उस समय वो समय सही नहीं था, उस समय अभी आपके भाग्य ने साथ नहीं दिया। ये भी कई बार ऐसा होता है। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देती हूं अमिताभ बच्चन की। तो ये अमिताभ बच्चन, जिनकी आवाज का दुनिया दीवाना है, आप सब लोग भी फैन होंगे इनके। ये इनकी मतलब पर्सनालिटी तो इनकी है ही। जिस लंबाई से ये जाने जाते हैं, उस लंबाई के कारण इनको फिल्मों में नहीं लिया जा रहा था, परेशानी हो रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण ये अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं। अभी कोविड का तो आप लोग अपने मोबाइल पे सुनते होंगे ना। अब आजकल अमिताभ बच्चन आपको बताते हैं कि आप मास्क पहन के निकलें। इसके पहले वाली आवाज में जल्दी जल्दी सोचती थी कि किसी भी तरह मैं ऐसे मोबाइल को इतनी दूर रखती थी कि जल्दी से वो पहले वो कंप्लीट हो, फिर जाके कान में लगाऊं। लेकिन अब जब से इन्होंने बोलना शुरू किया है, मैं पूरा सुनती हूं। तो ये इनके आवाज का असर है। और ऐसा आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये मेरी तरह ही अमिताभ बच्चन की आवाज बहुत अपील करती होगी। तो ये अमिताभ बच्चन, जिनकी आवाज खासियत है, इनको ऑल इंडिया रेडियो ने नहीं लिया था इनकी आवाज की वजह से, कि आवाज की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और कुल 12 फिल्में इनकी फ्लॉप हुई थी। कुल 12 फिल्में, दीवार से पहले इनकी कुल 12 फिल्में फ्लॉप हुई थी इंडस्ट्री में, और उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं माना। तो ना अमिताभ बच्चन की लंबाई कम हुई और ना ही आवाज बदली, वही इनके लिए सबसे मजबूत इनका पक्ष बन गया। तो आपको क्या करना होता है कि अपनी कमजोरी को ही अपनी मजबूती बनाना होता है। डटे रहना बहुत जरूरी है। और इनके जीवन में कई पड़ाव आए। अमिताभ बच्चन ने एबीसीएल कंपनी बनाई। एबीसीएल कंपनी खूब घाटे में गई। एक टाइम था जब मीडिया सिर्फ नकारात्मक बातें इनके बारे में लिखा करती थी। राजनीति में आए और ज्यादा बदनामी हुई इनकी। वो फोर्स से भी अमिताभ बच्चन को जोड़ा जाने लग गया था। तो वो समय था कि चौतरफा इनके ऊपर प्रेशर था, और उसमें भी अमिताभ खड़े रहे, बिल्कुल अडिग खड़े रहे। केबीसी शुरू हुआ है 2000 में। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, और कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ जिस गर्मजोशी से अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से उस खेल को प्रेजेंट किया, ऐसा लग नहीं रहा था कि अमिताभ कहीं से टूटे हुए हों भीतर से। और वही इनके लिए फिर से इनकी टीआरपी को उसने रिस्टोर किया, उसी गेम ने, केबीसी ने। और आज तक केबीसी, अभी फिर से केबीसी का सीजन चल रहा है, और केबीसी ने इनको इमेज को फिर से पब्लिक के बीच फिर से रीएस्टैब्लिश किया। इनको इकोनॉमिकली भी उसने, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, और फिर अमिताभ बच्चन आज फिर सदी के महानायक बने हुए हैं। तो अब रिजेक्शन, ऐसा नहीं होता कि रिजेक्शन हुआ है तो वो सिर्फ आपकी कमी ही है, लेकिन हाँ, रियलाइज जरूर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारी कोशिशों में कमी हो सकती है। हम अगर इंप्रूव कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। पर सोच क्या थी कि नहीं, हमको तो यहाँ पर सक्सेस
करना ही है, हमको यहाँ पर सफलता पानी ही है, और इन्होंने किया। बस डिगे रहे, तो वो डिगे रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी में, खड़ा हिमालय बता रहा है डिगो ना आंधी पानी में। तो ये कविता को चौथी पांचवी में मैंने पढ़ी थी, चौथी पांचवी में मैंने ये कविता पढ़ी थी, और ये कविता मुझे अभी तक याद रहती है, अभी तक याद रहती है ये। तो असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, और जरूरी ये होता है कि हम बस लगे रहें, डटे रहें। तो लगे रहना, डटे रहना, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। तो ये सारे उदाहरण क्या करते हैं, आपको और मजबूत बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं आपको। तो एक कहानी मैंने पढ़ी, वो उसमें उस व्यक्ति का कोई विशेष नाम नहीं था, पर वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसमें एक छोटा सा लड़का है, उसको काम की जरूरत है। तो वो एक ऑफिस में जाता है और बोलता है कि मुझे सफाई का काम दे दो, मैं सफाई अच्छी कर लेता हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, करके दिखाओ। तो उसने सफाई वफाई की, तो उसको पसंद तो आया, तो बोला कि अपना ईमेल आईडी बताओ, उस पर अपॉइंटमेंट लेटर भेजेंगे। तो उसने बोला मेरे पास तो ईमेल आईडी नहीं है, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं है, ईमेल आईडी मैं कैसे ऑपरेट करूँगा, कहाँ से करूँगा। तो उन्होंने बोला कि सॉरी, हमारे यहाँ सारा ये जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का वो ऐसे ही चलता है, और अगर तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वहां से वो लड़का निराश होकर उतर गया नीचे। फिर उसने रास्ते में वो जा रहा था, तो एक जगह देखा कि एक सब्जी वाले ने ठेला लगा रखा था, और उससे उसने बोला कि बोला नहीं, वहां से वो गुजर रहा था, तो उस औरत ने सब्जी वाले से बोला कि टमाटर दो। तो सब्जी वाले ने बोला कि टमाटर नहीं है। उस लड़के को ये ख्याल आया, और वो उसके पास, उसने जेब में हाथ डाला, तो उसके पास जो है 10 रुपए थे। तो वो भाग के गया और टमाटर उसने उस 10 रुपए से खरीदी, 10 रुपए से, और उस लेडी को उसने उस टमाटर को 12 रुपए में बेच दी। तो उसको बहुत खुशी हुई, उसको 2 रुपए का फायदा हुआ। धीरे धीरे वो टमाटर का ठेला लगाने लग गया। फिर बाद में वो टमाटर का बिल्कुल वो एकदम उसने स्टोर खोल दिया, और वो बड़ा एक बिजनेसमैन बन गया। ऐसे ही वो मतलब टमाटर का जो है 12 रुपए, फिर 12 रुपए का टमाटर खरीद लाया, फिर उसने उसको बेचा, फिर उसे 2-4 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। वो धीरे धीरे इसी तरह से वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और उसके पास फिर वो जब एक एजेंट आता है बीमा कंपनी का, और वो बोलता है कि अपना ईमेल आईडी बताइए, सारे इंफॉर्मेशंस नोट करते हुए उसने बोला अपना ईमेल आईडी बताइए। तो वो बोलता है कि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, जो एजेंट था बीमा कंपनी वाला, बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है। तो वो बोला कि अगर ईमेल आईडी होता तो आज मैं यहां नहीं होता, एक सफाई वाला होता। तो लाइफ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। जितनी भी घटनाएं आपकी लाइफ में घटती हैं, जितनी भी, उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। और घटनाएं कौन सी, मैं आपको कह सकती हूं कि जो बुरी होती हैं। तो हमारे यहाँ सब यही कहते थे कि हर बुराई में कुछ अच्छा छुपा होता है। गीता में भी यही कहा गया कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ, मुझे निराशा नहीं होती, मैं बस आप लोगों को डायलॉग्स दे रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत निराशा होती है मुझे भी, कई ऐसे मौके आए हैं कि बहुत परेशान हो गई मैं, बहुत पैनिक हो गई, और काफ़ी जैसे उस एक फेज ही गुजरा उसमें। लेकिन मैंने फिर रियलाइज किया कि नहीं, अगर वो ऐसा नहीं हुआ होता
तो फिर ये नहीं हुआ होता। मुझे ऐसा हर बार महसूस हुआ। मैं अपना यहाँ पर बड़े बड़े लोगों की बात कर रही हूँ, मैं आपके साथ, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं अपना सक्सेस स्टोरी आपको सुनाऊं, लेकिन एक अनुभव की बात है। मैंने खुद इसको अनुभव किया है और कई बार इस चीज को अनुभव किया है मैंने, कि जब 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 ऐसा फेज आया है मेरे लाइफ में और लगा है कि ये बहुत बुरा हुआ है, और बिल्कुल भी ऐसा लगता था कि अब आगे क्या, तो हर बार मैंने देखा कि एक वहीं से एक रास्ता निकला और पहले वाले से बेहतर। मैं हमेशा एक स्टेप ऊपर गई, हमेशा एक स्टेप ऊपर गई। जब भी मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरे चारों तरफ सब कुछ मेरे अगेंस्ट चल रहा है, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं वो मेरे अगेंस्ट चल रहे हैं, जो भी मैं कर रही हूं उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो खूब घबराई मैं, खूब घबराई। पर अब नहीं घबराती मैं, अब नहीं घबराती। अब मैं बिल्कुल एकदम भीतर से दिल को एकदम मजबूत करके मैं इंतजार करती हूँ, और मेरा ये बिलीफ बहुत स्ट्रांग हो गया है कि कुछ अच्छा होने वाला है। और जो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेग पुलिंग में लगे रहते हैं, तो मुझे ये भी विश्वास रहता है कि वो तो एक दिन जो सच है वो बाहर निकल कर आएगा, और ये व्यक्ति भी इस बात को समझेगा। तो मैं इसी विश्वास के साथ मैं चलती रहती हूँ। तो मैं इस एज में आकर मैंने ये महसूस किया है, मैंने अपना अनुभव आपके साथ बांटा कि आप अभी से इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये जो अभी शुरुआती जो असफलताएं होती हैं या फिर विपरीत जो परिस्थितियां होती हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आप ये मत सोचो कि ये हमेशा के लिए यही रहेगा, हमेशा ऐसे ही होने वाला है, ये बिल्कुल ना सोचें आप। और आप एकदम आप ये मन में दृढ़ विश्वास करके कि जो मैंने सोचा है वो होगा और मुझे तो करना ही है, और बस आपको चलते रहना है। तो इसमें एक मैं आपको और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ जॉन कूम की। ठीक है, तो ये जो जॉन कूम है, ये आपके फेसबुक ने खरीद लिया व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप के ये फाउंडर हैं, और ये गए थे फेसबुक और ट्विटर में जॉब के लिए। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो फेसबुक और ट्विटर जो कि बहुत हिट चल रहा था, ट्विटर तो अभी भी है ही, फेसबुक भी अभी भी है ही, लेकिन व्हाट्सएप ने भी कुछ कम कमाल नहीं दिखाया। व्हाट्सएप ने बहुत सारी चीज़ें ईजी कर दी। तो जब ये गए जॉब के लिए तो इनको जॉब नहीं मिली, ना ट्विटर में मिली, फेसबुक में नहीं मिली इनको जॉब। तो उसके बाद इन्होंने फिर 35 ईयर के एज में इन्होंने व्हाट्सएप पर काम करना शुरू किया कि कुछ इस तरह का एक मैसेंजर होना चाहिए। फेसबुक पे मैसेंजर है, पर वो मैसेंजर कैसे है, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो इन्होंने फिर सोचा कि उसको और थोड़ा अगर इजी किया जाए, तो उस पर इन्होंने काम करना शुरू किया। और व्हाट्सएप इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि उस फेसबुक ने इनके व्हाट्सएप को खरीदा, और ये जो है रातों रात बिलियनियर बन गए। तो अगर इनको जॉब मिल गई होती, अगर ये जॉब मिल गई होती इनको, तो ये एक सिंपल एम्प्लॉय होते और अपने काबिलियत से बहुत आगे जाते, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सीईओ बन जाते, सुंदर पिचाई की तरह सीईओ बन जाते हैं ना। तो बस यही, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर रिजेक्शन के पीछे आपका कोई ना कोई आपका एक तरक्की छुपा हुआ है। आपको अगर छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलती हैं, जब आपको कुछ बड़ा मिलना होता है, तो छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलती।
तो आप यही सोचकर हमेशा आपको आगे चलते रहना है। तो वो क्या क्या चीजें रही इनमें, मतलब मान लो अब ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, ढेरों, जिसमें आप लोग जितने भी, जैसे आइंस्टाइन की बात करो, ठीक है, थॉमस एल्वा एडिशन की बात करो, रूसो की बात करो, ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो दुनिया को कुछ नया दे करके गए, उन सब का जो मतलब जिनकी आरंभिक जीवन जो उनका रहा, जो अर्ली लाइफ उनकी रही, वो ऐसी रही, बहुत भटके, बहुत भटकाव के बाद, फेलियर के बाद एकदम से वो आइकॉन बन गए, और उनकी बातें, उनका काम दुनिया के लिए आज भी एक दिशा दिखाने का, मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो ये जो लोग हैं, इनमें ऐसा क्या रहा कि उनको लास्ट तक, उनको एक इतनी, मतलब उनकी एक बहुत बड़े अचीवर के रूप में इस्टैब्लिश किया? ऐसी कौन कौन सी चीजें उनमें रही? तो उसमें मैं दो चार चीजें, मैं उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये सब में ही कॉमन चीजें मैंने जो देखी, कि ये सारे लोगों में एक बात, दो चार बातें, एक बात नहीं, दो चार पांच बातें मैं कहूंगी आपको, जो मुझे महसूस होता है, और मुझे ही नहीं बाकी सभी लोग कहते हैं, सबसे बड़ी जरूरी है अध्यवसायिता, ठीक है, कंसिस्टेंसी। जितने भी आईएएस क्वालिफाई करते हैं, वो भी टॉपर्स भी यही कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज है कि आप लगे रहो। इसको अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसको क्या कहेंगे? लगे रहो। तो सबसे जरूरी है कि आप कुछ दूर दौड़े और फिर बैठ गए तो उससे कुछ नहीं होता। आपको लगातार चलते रहना है, दौड़ो मत, चलते हुए चल जाओ, लेकिन लगातार चलते रहो। तो आपकी कोशिश में ये कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए। इसको जो है हम लोग लगन भी कहते हैं, जो अगर भारत में बहुत गांव देहात हर जगह जो एक शब्द का इस्तेमाल होता है वो है लगन। तो इसको आप लगन भी कह सकते हैं कि ये लगन है, कि आपके भीतर अगर लग गई कि मुझे बस पाना है, मुझे करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, तो फिर आप लग जाते हो और वहां कोई थकान नहीं होती। ये आपका अपने भीतर का जो है, मतलब ये एक स्व अभिप्रेरणा होती है, वो जो आपको थकने नहीं देती। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होता है। तो ये चीज सब में ही रहा, किसी ने भी छोड़ा नहीं, ठीक है, कि रास्ते को छोड़ा नहीं, बस लगे रहे। एक और चीज मुझे जो लगती है वो लगता है डिसिप्लिन, अनुशासन। अपने जीवन में इन्होंने, ठीक है, भटके, रूसो स्कूल छोड़ के जाकर नदी के किनारे बैठ जाते थे जंगल में, तो एक तरह से आप कहोगे उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ दिया। पर स्कूल, रविंद्रनाथ टैगोर को भी अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाना, वो स्कूल का बंद बंद माहौल अच्छा नहीं लगता था उनको, इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन खोला, ठीक है। तो इसमें डिसिप्लिन होने का मतलब ये होता है कि आप अपने विचारों में नियंत्रित रहें। कोई भी ऐसा भटकाव जो आपके व्यक्तित्व को गिरा दे, आपकी नजर में आपको गिरा दे, वैसा कोई कार्य मत कीजिए। और जो भी आप करते हैं वो आपके लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, लक्ष्य की तरफ ही। तो ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं भटके हैं, लेकिन
उन लोगों में इस तरह की कोई गिरावट, जैसे आजकल यूथ है जो नशे की तरफ तुरंत वो नशे का सहारा ले लेती है, ड्रग्स, गांजा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो सोचते हैं कि कोई बस इसी में अपने को डुबा दो। तो वो सॉल्यूशन नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए आपको फ्री करता है, उसके बाद वापस से फिर से वही मुसीबत आपके सामने खड़ी है। तो कितनी देर तक आप अपने को उसमें डुबा कर रखोगे? आपको आपके सामने जो चुनौती है उसको आपको फेस करना ही है। तो हमेशा अपने को डिसिप्लिन रखिए, आत्म नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो एक सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, वो हमेशा अपने में रखिए। एक और चीज मैंने देखा है, उसको हम कह सकते हैं गुड टेम्पर। हमेशा जो है बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग ऐसे ही थे, लेकिन आपको इन सभी लोगों में भी दिखता है, मुझे काफ़ी लोगों में, और आपको भी अपने टेम्पर को हमेशा मेंटेन करके रखना है। तो इसमें जो है आपका आत्मनियंत्रण बहुत ज़रूरी है, और इसमें भावनाओं पर नियंत्रण, भावनाओं पर काबू बहुत ज़रूरी है। भावनाओं पर काबू का मतलब कि कहीं पर भी कुछ जो भी आपके साथ घटित होता है वहाँ पर थोड़ा सा स्थिर रहिए, गंभीर रहिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है। उसको थोड़ा सा दूर से उस पर सोचिए, समझिए क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये चीज़ आगे भी बहुत मदद करेगी आपको। तो गोलमैन की बुक है EQ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। बुक का नाम था वाई EQ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि EQ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। तो इमोशनल क्वोशेंट हमेशा अच्छा बनाकर रखिए, अपने टेम्पर को हमेशा मेंटेन कीजिए, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं, बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं, हमेशा एक मिडिल पाथ होता है, मिडिल पाथ हमेशा अच्छा होता है। तो हमेशा ऐसे चलिए आप। और ये चीज़ आपको, जो आपका अपने पर जो काबू होता है ना, ये आपको हर जगह बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेगा आपको, और अपनी चुनौतियों का सामना करने में भी ये मदद करता है। तो ये सारे लोग अगर लगे नहीं रहते, अमिताभ बच्चन 12 फिल्मों के बाद इंडस्ट्री छोड़ के आ गए होते, और हरिवंश राय बच्चन थे ही, हालांकि राइटर्स लोगों के पास बहुत पैसा नहीं होता, पर फिर भी ठीक ठाक नाम था उनका, यहाँ पर खूब आराम से शराब वराब में वो डूब सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने, नहीं किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा एक्टर जिसके पास हीरो का मतलब क्या होता है, खूब बहुत एक गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा एक बहुत खूबसूरत हीरो का मतलब यही होता है इंडिया में। और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है हीरो मतलब अचीवर, हीरो, ठीक है, जिसने कुछ ऐसा कर दिया, जिसने ऐसा कुछ कर दिया जो बाकी सब नहीं कर सकते थे, तो वो हीरो बन गया। वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया। तो उनके वो बारे में भी मैंने सुना है कि गेट कीपर उनको घुसने नहीं दे रहा था, शक्ल, वो बोला कि मुझे फिल्मों में काम मिला है, मैं काम करने आया हूं, तो गेट कीपर ने उनकी शक्ल देख के सोचा कि ये फिल्मों में काम करेंगे, दरबान की भी तरह नहीं है ये। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज एक अलग इमेज उन्होंने इंडस्ट्री में बना रखी है अपनी, बिल्कुल अलग। तो उनके बारे में भी मैंने पढ़ा, अखबारों में अब निकलता रहता है इन सब के बारे में, मैं जब भी ध्यान जाता है। तो ऐसा नहीं है, हर जगह आप कुछ न कुछ सीख सकते हो। तो आप हम इन सब चीज़ों को हमेशा मेंटेन कीजिए, हमेशा अपना जो है साहस बना कर रखिए, हमेशा विल पावर को कभी भी टूटने मत दीजिए, हमेशा इसको आप बना कर रखिए जो इन्होंने किया। और कितने भी फेलियर्स हों, आप घबराना नहीं है, लगे रहना है। तो आपको IAS के एग्जाम में जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 33 साल की उम्र तक उनको मौका मिलता है, और जो OBC वाले हैं उनको 35 साल तक मिलता है, SC ST का और 2 साल बढ़ जाता है। तो आप लोगों को काफ़ी समय है
21 साल से लेकर 33 साल तक के बीच का ये जो समय है ये कम नहीं होता। और आप अगर पहली बार में नहीं हुए, दूसरी बार में नहीं हुए, तो आप सोचो कि ये मेरे लायक है ही नहीं, ये भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो माइंड सेट इज एवरीथिंग। अपने दिमाग में अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे ये करना है तो आप करोगे, आप करोगे। और ये जो आईएएस की तैयारी है ना, ये कभी आपको बेकार नहीं छोड़ती, आपको कहीं ना कहीं लेकर जाती है। कहीं भी जैसे आप आईएएस नहीं बने, पीसीएस भी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो भी आपने जो मेहनत की है, जो आपने नॉलेज गेन किया है, वो आपको एक जगह पर लेकर ही जाता है। तो हम लोग आप लोगों के सामने एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आज के डेट में कम से कम इतना एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहता है कि जो मेहनत किया था उसको कहीं हम डिलीवर कर रहे हैं। हम कितने अच्छे कितने खराब वो दूसरी बात है, कि आप क्या उसको वो देते हो, क्या दुनिया कहती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैटर करता है, आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, आपका जो सराहना होता है, वो ज़रूर मोटिवेट करता है हमें। लेकिन सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन क्या है कि जो मेहनत किया था पढ़ाई में, आज उसको डिलीवर करने का मौका मिल रहा है, यानी वो वेस्ट नहीं गया, और उसके बदले में वो हमें एक फिनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, उससे ही हम कमा रहे हैं। तो ये आपकी जो मेहनत है, जो तैयारी है, वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जानी है। तो वो कहीं ना कहीं लेकर जाती है, वो और लेकर जाती है। जैसे आपको मैंने जॉन कूम के बारे में बताया, तो ये क्या थे, ये अगर वहाँ पर ये चाहते तो थे कि आप ये ट्विटर और फेसबुक में एम्प्लॉय बने, ये उनका ड्रीम जॉब होगा, नहीं मिला, लेकिन उससे बड़ा मिला ना उनको, उससे बड़ा मिला। तो आप बस मेहनत कर रही, जो अभी आप कर रहे हैं वहां पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर, बिल्कुल इसको आप उपदेश की तरह नहीं ले रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और ऐसे मैंने कई सेशंस लिए हैं, आप लोगों का वो प्यार ही है जो मुझे हमेशा एंकरेज करता है कि मैं बीच बीच में ऐसे सेशंस लेती रहूं। और आप लोग कई बार तो मैसेज भी करते हो कि मैम इस पर ले लो, इस पर ले लो, इस पर ले लो। तो ये सब ये चीज़ें क्या करती हैं, धीरे धीरे हमारे भीतर होती हैं, कोई कह देता है तो और हमारा वो बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है। तो अनअकैडमी पर अगर आप आते हैं तो वहाँ पर हम लोग जितने भी हम एडुकेटर्स हैं, आपको पढ़ाते भी हैं और हमेशा आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं। तो अनअकैडमी पर अगर आप आते हैं तो आपको हर तरह से फ़ायदा मिलता है। और आने के का दो तरीका है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस अगर लेते हैं आप तो आपका 44,550 रुपीज़ में आपको 1 ईयर का मिलता है। आप ईएमआई से भी पे कर सकते हैं, एकदम इंटरेस्ट फ्री ईएमआई है। तो ये पूरा का पूरा 3700 रुपये में आपका 3700 सिर्फ महीने का आपको देना पड़ेगा। 2 साल का लेते हैं तो ये 64,800 है, और इसमें आपको 2700 देना होगा महीने का। और 3 साल जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हम ये 3 साल वाला प्लान अनअकैडमी ने नया लॉन्च किया है, तो इसमें 81,000 है। और मेरे इस कोड के बाद जब आप रिंकू लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है। और आपको, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, कि आप अगर मेरा कोड यूज करते हैं तो आप पूरी तरह से मेरे ग्रुप के साथ, मेरे सुपरविजन में, मेरे गाइडेंस में आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं आपकी कोच हो सकती हूँ पर्सनल, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको एक कोच देता है। तो इसमें आपका जिसका भी कोड आप यूज करते हो वो आपको एक कोच के तौर पर मिल जाता है। डेली का डिस्कशन, अपना आंसर राइटिंग चेक कराना, किस सब्जेक्ट को किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें, ये सब कुछ आपको मिलता है। बाकी अनअकैडमी की जो क्लासेज हैं, जो टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, उसके साथ। तो 62,550 रुपीज़ में आपका ये 1 ईयर का है। आइकॉनिक इसीलिए महंगा है क्योंकि एक आपको इसमें पर्सनल कोच मिलता है। तो
तो ये भी वैसे EMI से पे करते हो तो 5213 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है, और 2 साल का 96,300 EMI पर लेते हैं तो 4,000 पड़ता है आपका महीने का, और 3 साल का आपका है 1,26,900, 1,26,900, ऑलमोस्ट 1,27,000। और ये आपका अगर मंथली पे करते हो तो 3,500, ठीक है, 3,525 रुपीज आपका ये पड़ता है, 3,525 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड चाहिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए, और बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपको। तो कोड याद रखिए, रिंकू लाइव कोड के साथ आपको आना है अनअकैडमी पर। और ये सारे का सारा ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शनल कोर्सेज हैं हमारे। आप पहले कहते थे कि ऑप्शनल के लिए, सिर्फ ऑप्शनल के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है मैम, तो अब सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी अनअकैडमी ने कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो देखिए, पॉबेट, PSIR, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, मैथिली लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, 4 ये आपका साहित्य का है। और इसमें मैं सोशियोलॉजी और हिस्ट्री मैं ऑप्शनल ले रही हूँ, और इसके लिए नया बैच भी मेरा शुरू होने जा रहा है। तो सिर्फ ऑप्शनल के लिए आप लेते हैं तो कम से कम 1 ईयर का जरूर लेना। तो 24,750, 24,750 रुपये में, जिसका महीने का आपका सिर्फ 2,063 रुपये पड़ेगा, आपका पूरा का पूरा ये सब्सक्राइब हो जाएगा। तो रिंकू लाइव कोड है मेरा, इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको ये 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं, और यहीं पर आपको मेरे सेशन के PDFs भी मिलते हैं। और आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी बात हो, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि ये 10 दिसंबर से हिस्ट्री ऑप्शनल वैकल्पिक विषय इतिहास का नया बैच शुरू करने जा रही हूँ मैं, बिल्कुल कंफर्म्ड। अभी इसका डेट डिसाइड नहीं हुआ है सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का, पर उम्मीद है कि दिसंबर में ही ये शुरू हो जाएगा। तो जिनका भी हिस्ट्री और सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो एडमिशन ले लें। और सोशियोलॉजी का NCERT कोर्स पूरा कंप्लीटेड है मेरा अनअकैडमी पर, और आपको आगे समझने के लिए, बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने के लिए इस पेपर को NCERT बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप NCERT कवर करेंगे तब तक ये मेरा कोर्स शुरू हो जाएगा चैप्टर वाइज, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। GS बैच चल रहा है मेरा सभी पेपर के लिए, और इसमें मेरा जो स्टाइल है, मैं ये जानती हूँ कि आप अलग अलग फील्ड से आते हो, कोई कॉमर्स से आता है, कोई साइंस का होता है, कोई BCA इसमें जो है BCA MCA करके आता है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है। तो आप सब लोगों का जब ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो GS में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो ये सब आप भूल चुके होते हैं। तो एक ही बार अगर आपको आंसर राइटिंग कराना शुरू कर दिया जाए, या फिर आपको पूरी तरह से UPSC के लेवल पर आपको पढ़ाना शुरू कर दें, तो आपको प्रॉब्लम होती है। NCERT पढ़ते हो आप, तो एक तरह से आप सब्जेक्ट का जो मूल भाव है वो आप समझ जाते हो। तो NCERT से वैसे भी 50% क्वेश्चन NCERT से UPSC पूछती है। सोचो, जो 6th to 12th जो NCERT है, जो 6th to 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, वहां से 50% क्वेश्चन NCERT से ही पूछती है UPSC। तो ये NCERT आपके लिए दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपको ये बताती है कि UPSC आपसे चाहती क्या है, क्योंकि ये NCERT डिफरेंट तरीके से लिखी गई हैं। जो आपने बचपन में पढ़ी होगी किसी स्टेट बोर्ड की बुक, SST या साइंस की, उससे डिफरेंट तरीके से NCERT लिखी गई है। ज़्यादातर स्कूल वाले पढ़ाते नहीं हैं, जबकि गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि सभी स्कूल्स NCERT को ही चलाएं अपने यहाँ पर ये पब्लिकेशन से पैसा खाने के लिए वो दूसरे पब्लिकेशन की बुक चलाते हैं अपने स्कूल्स में। NCERT इज़ द बेस्ट।
अब इसमें मैं जानती हूँ कि ऐसे ही कई रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से आप टच में नहीं होते हो। तो एनसीईआरटी से शुरू करती हूँ मैं। एनसीईआरटी फर्स्ट स्टेप एनसीईआरटी, सेकेंड स्टेप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं या उन्होंने पूरा कवर कर रखा है यूपीएससी का सिलेबस, बुक लिस्ट आपको मिल जाएगा। रिंकू सिंह अनअकैडमी बुक लिस्ट ऐसे डालोगे आप यूट्यूब पर या गूगल पर तो आपको पूरा वो मेरा सेशन मिल जाएगा। तो ये जो बुक लिस्ट हैं जिनको हमेशा ही मान के चला जाता है कि अगर इसको कवर किया तो सिलेबस कवर हो जाएगा, उन्हीं को बेस बनाकर मेंस की तैयारी। तो पहले चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उस पर नोट्स बनाएंगे, और नोट्स पर मेरा पूरा वो रहता है, पूरा इम्फेसिस रहता है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं पीडीएफ दे दूं, नोट्स न बनाना पड़े, पर फिर भी मैं सेल्फ नोट्स बनवाती हूँ। तो नोट्स बनाते हुए बिल्कुल मैं चेक भी करती हूँ नोट्स कैसे बनाना है, कीवर्ड बेस्ड, स्पाइरल, कैसे नोट्स बनाना है, नोट्स चेक करती हूँ मैं। और चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। जो आप पढ़ते हो उसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो 1750 नंबर मेंस का आपके आंसर राइटिंग पर मिलता है आपको। प्रीलिम्स तो छटनी है आपका। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको कि आपके भीतर एक राइटिंग स्किल डेवलप हो, और इसके लिए मैं आंसर राइटिंग सेशंस भी आप मेरे कोर्स में देखोगे कि बहुत सारे मैंने शेड्यूल किए हुए हैं। हर तीसरा सेशन आंसर राइटिंग है। तो हिस्ट्री सोशियोलॉजी का बैच चल रहा है। ये मेरा टेलीग्राम लिंक, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे और यूज रिंकू लाइव कोड फॉर 10% डिस्काउंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।